पर पाकिस्तान का पिछले 75 वर्षों से कब्जा है और जो भारत के 140 करोड़ लोगों की मातृभूमि है, और वो है पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तक को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि वर्ष 1994 में देश की संसद ने पीओके को पाकिस्तान से के कब्जे से खाली कराने का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है और इस पर काम चल रहा है। क्योंकि आप देश के रक्षा मंत्री हैं, आजकल आप जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं वहां पर पीओके बोला जा रहा है सर। नहीं, कहा कि पीओके को वापस लाना मकसद है। देखिए, ये तो हमारी संसद का संकल्प है ना, तो संसद के संकल्प की एक बार याद दिलाई थी मैंने। तो देशवासियों को जो कोई भी हमारी संसद का संकल्प है उसको याद दिलाना यह कोई अपराध तो नहीं है। नदनामी कमांडर ने सर एक बयान दिया कि हम पीओके, अगर आदेश मिले सरकार की तरफ से, हम पीओके वापस लाने को तैयार हैं। नहीं, जहां तक हमारी सेना का प्रश्न है, हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम पर कोई भी सवाल या निशान नहीं लगाया जा सकता। जहां जब जरूरत पड़ेगी वो हमारी सेना करने में वो सक्षम है। तो कब तक इस तरह का आदेश होगा? नहीं, आदेश स्वदेश की कोई बात नहीं है। मैंने केवल इतना याद दिलाया था, उनको स्मरण कराया था। मतलब आप वही कह रहे हैं, संयम रखो। आपने पिछली बार कहा था। मुझे तो लगता है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अपने आप ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, जिस तरीके से वहां के रहने वाले लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, कि शायद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग ही यह डिमांड करना शुरू करेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, बल्कि हम भारत में जाना चाहते हैं, भारत के साथ मिलना चाहते हैं। 83,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन कम नहीं होती। ये जमीन श्रीलंका जैसे देश से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। भारत एक ऐसा देश है जहां जमीन यानी भूमि को मां का दर्जा दिया जाता है, इसीलिए हम उसे मातृभूमि कहते हैं। अक्सर लोग अपने देश की जमीन को मातृभूमि कहना पसंद करते हैं। हमारे देश में पीओके संयुक्त कश्मीर का वही इलाका है जिसकी जमीन पर पाकिस्तान ने 1947 से कब्जा करके रखा है, यानी हमारी मातृभूमि पर किसी और का कब्जा है, और तब से हमारे देश की कोई भी सरकार इसे पाकिस्तान से आजाद नहीं करा पाई है। यानी अगर पिछले 75 वर्षों से कश्मीर का इतना बड़ा इलाका, हमारी मातृभूमि का इतना बड़ा इलाका पाकिस्तान के नियंत्रण में है, तो यह भारत के हर नागरिक पर एक बोझ के जैसा है, एक ऋण के जैसा है। और आज जब पहली बार भारत की कोई सरकार इस ऋण को उतारकर पीओके को वापस लेने की बात कह रही है, और भारत की सेना भी यह कह रही है कि वो पीओके को खाली करा सकती है और इसके लिए तैयार है, तो इसी मुद्दे पर हमारे ही देश का एक खास वर्ग और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग सेना पर सवाल उठा रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। कई लोग लिखते हैं गलवान सेज हाय। वो ये बता रहे हैं कि पीओके वापस लेने की बात कहने वाली भारत की सेना गलवान को ना भूले। ये हमारे दुश्मन नहीं कह रहे, हमारे अपने देश के लोग ये बात कर रहे हैं, हमारे अपने ही देश के नागरिक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की वो चुनावी यात्रा दिखाते हैं जिसमें आज हजारों लोगों ने हिस्सा लिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में लगभग 4 घंटे का एक मेगा रोड शो किया, जिसमें उन्होंने 50 किलोमीटर की यात्रा अहमदाबाद की 14 विधानसभाओं को कवर करते हुए की है। और आज गुजरात के इस हिस्से में जहां वो थे, लोगों में बहुत उत्साह देखा गया। आप पहले ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री लोगों का अभिनंदन करते हुए वेव कर रहे हैं, और जैसे जैसे पीएम का ये काफिला पहुंचता है, लोगों में जबरदस्त जोश। सभी ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक, एक तस्वीर वो अपने कैमरे में लेना चाहते हैं। कुछ इस अंदाज में उनका गुजरात की जनता देखिए स्वागत करती है। जगह जगह पर इस तरह के छोटे छोटे स्टेज लगाए गए हैं और गाने वहां पर बज रहे हैं, और उन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे हैं गुलाब की पंखुड़ियां लोग प्रधानमंत्री पर न्योछावर करते हुए, लोगों का सैलाब इसे कह लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जबरदस्त उत्साह, और जब वो चौराहे के बीचों बीच वहां पर पहुंचे हैं,
वल्लभ भाई पटेल। और इसी के साथ एक बहुत बड़ा संदेश, यहाँ पर चारों तरफ लोगों का हुजूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात चुनाव के बीचों बीच जब पहले दौर का मतदान खत्म हो चुका है, दूसरे दौर का इसे समझ लीजिए चुनावी प्रचार, लेकिन इसी के साथ ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल है। प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात की जनता के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता है और वो ये बात जानते हैं कि अगर विपक्षी पार्टियां और विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करेंगे तो गुजरात की जनता को उतना ही बुरा लगेगा और गुजरात की जनता उतना ही ज्यादा उत्साह से बाहर निकलकर उन विपक्षी नेताओं को जवाब देगी। वो इस बात को जानते हैं और गुजरात की सच्चाई भी यही है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब दिया है और गुजरात की जनता को वो ये बता रहे हैं कि कभी वो मुझे रावण कहते हैं, कभी मुझे राक्षस कहते हैं, कभी मुझे कॉकरोच कहते हैं। और एक तरीके से वो इस भाषण में गुजरात की जनता को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए आपके आदमी का कितना अपमान किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं द्वारा। और वो इस बात को जानते हैं कि गुजरात की जनता मोदी का अपमान नहीं सहेगी। और आज उन्होंने अपने भाषण में गुजरात की जनता की उसी नब्ज को दबा दिया जिसमें वो मोदी के अपमान को सहना नहीं चाहते। और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि गुजरात में आज पहले चरण की 89 सीटों के लिए वोटिंग समाप्त हो गई। और बड़ी बात यह है कि जिन सीटों पर हर बार 70% से ज्यादा वोट डाले जाते थे, वहां इस बार वोट प्रतिशत 65% से भी कम रहा है। यानी इस बार पहले चरण में सिर्फ 60.2% वोट डाले गए हैं, जो पिछली चुनाव की तुलना में बहुत कम माना जाएगा। पिछली बार इन्हीं 89 सीटों पर 67% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। यानी वोटिंग परसेंटेज में 7% की गिरावट आई है और 7% की गिरावट बहुत बड़ी गिरावट मानी जाएगी गुजरात जैसे राज्य में। अब इसका क्या मतलब है? जब लोग उत्साह से बाहर नहीं निकलते, जब वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो उसका क्या मतलब होता है? इससे दो बातें पता चलती हैं। पहली बात यह कि गुजरात के लोग इस बार चुनावों को लेकर उत्साहित नहीं है, पिछली बार के मुकाबले उनका उत्साह कम है। दूसरी बात यह कि इससे ऐसा लगता है कि वो गुजरात में कोई बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव नहीं चाहते। यानी अभी जैसा चल रहा है वो उससे संतुष्ट हैं और वो चाहते हैं कि जो जैसा है वैसा ही चलता रहे। वोटिंग का ये जो पैटर्न है वो आपको ये बताता है। इसमें एक बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि किसी भी राज्य में चुनाव के दौरान जब लोग वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकलते, इसका मतलब होता है कि वो चुनावों को लेकर उदासीन है, चुनावों को लेकर उसमें उत्साह नहीं है। और उत्साह कब होता है? जब वोटर कुछ करने की ठान लेता है। वोटर क्या करने की ठानता है? अक्सर वोटर जब ठान लेता है तो वो यही ठानता है कि वो इस बार मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेगा और दूसरे पार्टी को मौका देगा। अब हम आपको दक्षिण कोरिया की एक यूट्यूबर के बारे में बताएंगे जो मुंबई में एक वीडियो बना रही थी। वो मुंबई आई हुई हैं, भारत आई हुई हैं इस दौरान, और इसी दौरान दो लड़कों ने इस यूट्यूबर के साथ छेड़छाड़ की और अश्लील हरकतें की। ये लड़की उस समय सोशल मीडिया पर लाइव थी, इसलिए हजारों लोगों ने ये सब अश्लील हरकतें होते हुए देखा और बाद में पुलिस ने इन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। आज हम अपने देश की तमाम महिलाओं और लड़कियों के लिए एक खास विश्लेषण कर रहे हैं और वो ये होगा कि उनके साथ भी ऐसे हालात अक्सर होते होंगे और ऐसे हालात में वो कैसे बचें और कैसे इस तरह के लोगों को सही तरह से जवाब दे सके। लेकिन उससे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। और वीडियो में ये लड़की जब लाइव थी उसी दौरान इस लड़की के साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। अब आप ये वीडियो देखिए। गाड़ी को बैठी। हाँ हो हाँ where we going हाँ no I'm scared I'm dressed hi tomorrow whoa okay no
time to go home. Hi, bye bye. Oh, bye bye. Come this seat. No, it's okay. It's all there. Station? Huh? Station? Yeah, my house is This there. one, sir. No. Home over there. Okay. Bye. इस लड़की का नाम है मायोची। ये दक्षिण कोरिया की एक बहुत मशहूर ब्लॉगर है जो मुंबई घूमने के लिए आई थी। 29 नवंबर को जब ये लड़की मुंबई के एक इलाके में अपना एक वीडियो बना रही थी, उस समय 2 लड़कों ने इसके साथ छेड़छाड़ की और इस दौरान उसके साथ अश्लील हरकतें भी की, जैसा कि आपने अभी इस वीडियो में देखा। ये दोनों लड़के इसलिए पकड़े गए क्योंकि इस महिला के हाथ में उसका मोबाइल फोन था। क्योंकि इस महिला के हाथ में जो मोबाइल फोन था, जो स्मार्टफोन था, उसमें एक इंटरनेट लगा हुआ था। ये सोशल मीडिया पर लाइव थी, रिकॉर्डिंग हो गई और ये लड़के एक्सपोज हो गए। तो इससे आपके लिए सीख क्या है? इससे आपके लिए सीख ये है कि आज भी हमारे देश में ज्यादातर अब हर महिला के पास एक मोबाइल फोन तो जरूर होता है। हर मोबाइल फोन में आजकल एक कैमरा है, रिकॉर्डिंग है और सोशल मीडिया भी आजकल सबके पास है। इससे निपटने का एक सबसे अच्छा तरीका आपके लिए हो सकता है, इसलिए कि आप अपने मोबाइल फोन का और उसमें लगे कैमरे का सदुपयोग कीजिए, उसका प्रयोग कीजिए और उसके जरिए इस तरह के लोगों को डराइए। पहली बात आज आपसे हम जो कहना चाहते हैं वो ये कि अगर आपके साथ कहीं भी छेड़छाड़ की कोई घटना होती है तो उसकी शिकायत हर हालत में जरूर दर्ज कराएं, उसे इग्नोर ना करें। अब इग्नोर करने का जमाना चला गया। आज आप जानते हैं आजकल हमारे देश में जो पुलिस है, हमारे देश का कानून और हमारे देश का समाज, वो इन चीजों को कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है और ऐसे लोगों का सामाजिक तिरस्कार होता है। दूसरी बड़ी बात, कई बार आपके आसपास के लोग भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अगर संभव हो तो ऐसे मामलों में हमेशा वीडियो बनाइए, हमेशा अपने कैमरे का इस्तेमाल कीजिए और आरोपियों की शर्मनाक हरकतों को सार्वजनिक करके उन्हें उनके समाज में आपको शर्मिंदा करना चाहिए। ये आज आपके पास इतना बड़ा टूल है, आपका मोबाइल फोन। मैं जानता हूं हर बार ये संभव नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार जब महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उन्हें पता नहीं होता पहले से कि उनके साथ ऐसा होने वाला है। आपको भविष्य की उस टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं जिससे आपका हवाई सफर बहुत आसान होने वाला है। आप जब भी हवाई यात्रा करते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर एक बहुत लंबी चौड़ी सुरक्षा जांच करवानी पड़ती है, लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, जहां आपको बहुत सारे दस्तावेज, अपना आई कार्ड दिखाना पड़ता है, अपनी पहचान पत्र दिखाना पड़ता है, तब आपको प्रवेश मिलता है। इसमें आपका बहुत समय बर्बाद होता है। लेकिन अब आने वाले वक्त में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपका चेहरा ही आपका आई कार्ड है। अब आपका चेहरा ही आपका पहचान पत्र बन जाएगा, यानी आपके चेहरे से ही आपको हवाई अड्डे पर और हवाई जहाज के अंदर एंट्री मिल जाएगी। आज से हमारे देश के 3 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सिस्टम लागू हो गया है। इससे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए आप एयरपोर्ट के अंदर अपने चेहरे के आधार पर ही अपने चेहरे को स्कैन कराकर प्रवेश कर पाएंगे और आपको एयरपोर्ट्स पर अपना पहचान पत्र दिखाने की और दूसरे दस्तावेजों को दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। फिलहाल यह व्यवस्था 3 एयरपोर्ट्स पर लागू होगी। दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी के हवाई अड्डों पर घरेलू यात्राओं के लिए यात्रियों के लिए यह लागू की गई है। वर्ष 1965 में आज ही के दिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन हुआ था। बीएसएफ का गठन शांति काल में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी रखने और सीमा पर होने वाली तस्करी और घुसपैठ को रोकने के लिए किया गया था। बीएसएफ भारत की 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में से एक है और बीएसएफ को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। इस समय बीएसएफ की 192 बटालियन है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 7000 किलोमीटर के हिस्से की सुरक्षा बीएसएफ की ही जिम्मेदारी है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि बीएसएफ दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल है और बीएसएफ के तमाम जवानों को आज हमारी तरफ से शुभकामनाएं। वर्ष 1886 में आज ही के दिन मशहूर जियोग्राफर सर जॉर्ज एवरेस्ट का निधन हुआ था। जॉर्ज एवरेस्ट 1830 से 1843 तक सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। 1865 में उन्हीं के नाम पर रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम माउंट एवरेस्ट रखा था। इससे पहले माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी को पीक 15 के नाम से जाना जाता था। यदि खेत में बीज न बोया जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। उसी तरह दिमाग में अगर सकारात्मक विचार न डाले जाएं तो नकारात्मक विचार वहां पर अपनी जगह बना लेते हैं। नमस्कार।